Good morning, students. We are discussing about chapter 1 in unit 1, and till now we have discussed about the concept of charge, concept of force, concept of field due to point charge and electric lines of force, and today we are going to discuss about the concept of electric field only, but for a particular situation, that is for an electric dipole. So before we begin, let us discuss what is the meaning of a dipole, what are the various terms related with the dipole, and then we will move on in this lecture to discuss about the electric field due to a dipole in two special situations, that is, one when point is on the axial line, and second when the point of observation is on the equatorial line. So let us begin. So first of all, we are going to discuss about the meaning of the electric dipole. Electric means about charges, dipole, di means two, poles mean polarities. So it is nothing but a combination, a collection of two charges which are having equal charge and opposite polarity. So that is what makes up the electric dipole. सिंपल वर्डिंग में अगर सिंपल एग्जांपल लेके हम डिस्कस करें तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल that has got what? That has got sodium 1 positive, chlorine 1 negative. This is one particle, one ion, this is second ion, and this system makes what? That makes the dipole, electric dipole. दोनों का चार्ज बराबर है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, बीच में कुछ डिस्टेंस है. डिस्टेंस क्या है? जितनी इसकी बॉन्ड लेंथ होगी. So that is what we call as the electric dipole. So electric dipole is nothing but a combination of two charges which are lying at certain distance. Their charges are equal, polarities are opposite. So let us discuss about it. What is the electric dipole? Is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. This is what we call as the electric dipole. The field produced by the dipole will be called obviously the dipole field. Dipole field is the concept that we are going to discuss today. So let us see further. Dipole movement. बेटे डायपोल के बारे में बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है. हम देखेंगे जब भी हम डायपोल के साथ रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फील्ड है, चाहे वो पोटेंशियल है, चाहे वो टॉर्क है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहाँ पे हमेशा ही एक टर्म इकट्ठी होती हमें नज़र आएगी जो हमें दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नज़र आएगी. वो क्वांटिटी असल में डायपोल की स्ट्रेंथ को बताती है और उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डायपोल मूवमेंट. हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हम डायपोल के साथ रिलेटेड सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमेशा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे. सो दैट क्वांटिटी वी कॉल एज द डायपोल मूवमेंट. सो वी आर कंसिडरिंग टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम टू बी 2L. अब 2L क्यों लिया लेंथ ऑफ डायपोल को, अकेला L क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट्स जहाँ पे भी हम डायपोल के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं और जो हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस दिया होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से होता है. अगर मुझे ये कहा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द डायपोल, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टेंस प्लस क्यू से है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो माइनस क्यू से है, उसका मतलब है कि वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल. तो जब भी कोई डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से दिया जाता है तो जब आप हम कैलकुलेशन करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चंस में तो आप देखोगे कि हमें वहाँ पे लेंथ को हाफ करके यूज़ करना पड़ता है इन मोस्ट सिचुएशंस. तो एज अ रिज़ल्ट ये हमारे लिए कन्वीनियंट होगा कि अगर हम लेंथ को इवन नंबर के फॉर्म में 2L के फॉर्म में लिखें ताकि हाफ करने के बाद वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आके हमारी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट ना करे. अदरवाइज देर इज़ नो हार्म. आप चाहो तो आप L लेके लेंथ को ले सकते हो और बाद में उसे L/2 करके भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ एंटायरली योर चॉइस. हालांकि 2L लेने से थोड़ी आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड रहेगी. तो हमने लेंथ ऑफ डायपोल मान ली 2L. सो लेट अस सी व्हाट इज़ दिस क्वांटिटी डायपोल मूवमेंट. डायपोल मूवमेंट बेटे हम सिंबल लेते हैं स्मॉल p वेक्टर. तो स्मॉल p वेक्टर जो सिंबल है वो डायपोल मूवमेंट का है. डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. कोई लॉजिक नहीं है. बाय कन्वेंशन दैट डायरेक्शन हैज़ बीन अज्यूम्ड टू बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसकी डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है. तो इसकी वैल्यू जो होती है दैट वैल्यू इज़ गिवन बाय multiplication of either charge and length of the dipole.
ईदर चार्ज क्या है, दोनों चार्जेस की वैल्यू q है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और लेंथ ऑफ डायपोल जो है वो कितना है 2l। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी q इंटू 2l। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। Direction is from negative to positive, very important to remember. And then comes its SI unit. SI unit Q. Q will be in coulomb, and 2L that will be in meter, because 2L is a distance. So as a result, the SI unit of dipole moment will be coulomb meter. Then we have a concept of ideal dipole. What is the meaning of the ideal dipole? Let us see. Ideal dipole is a dipole in which the charge becomes larger and the separation becomes smaller. If we are having 2-point charges whose magnitude is sufficiently large, charge is large does not mean its size is large, its magnitude of charge is large, and the distance between charges is small, then we call that dipole as ideal dipole. So now let us begin with calculation of electric field intensity due to electric dipole. बेटे यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं पे भी ले सकते हो और वहाँ पे फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों की वजह से टोटल फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो देर इज़ नो नथिंग डिफ़िकल्ट अबाउट इट। लेकिन हमारे सिलेबस में फील्ड फाइंड करने के 2 स्पेशल सिचुएशंस में ही उसका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वन इज़ व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑन द एक्सियल लाइन, एंड सेकंड व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, और फिर हम फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट इज़ फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। उसके लिए बेटे अभी हम एक डायपोल कंसिडर करते हैं जिसमें 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और वही उसी तरह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमने मान ली। जो लेंथ ऑफ डायपोल है वो हम 2l मान लेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल को हम o मानेंगे। तो o से दोनों तरफ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा l एंड l। टोटल डिस्टेंस 2l है, तो o से a का डिस्टेंस भी l होगा और o से b का डिस्टेंस भी l होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है। बेटे जब आप इस डायपोल की लेंथ को दोनों तरफ इंक्रीज कर देते हो तो ये लाइन जो है इसको कहा जाता है एक्सियल लाइन। तो इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आप सपोज करते हो दोनों में से किसी भी तरफ, तो उसके ऊपर जब आप फील्ड निकालोगे तो उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल लाइन। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद देयर। तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया है P। तो P पॉइंट के ऊपर अभी हमने क्या करना है, हमने फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले हम P पॉइंट के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है उसका फील्ड फाइंड करेंगे, फिर प्लस क्यू का फाइंड करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट निकालने के लिए 2 वेक्टर्स के लिए हमें उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और उन दोनों का एंगल भी पता होना चाहिए। एंगल हम यहाँ पे सीधा ही डायग्राम में निकालेंगे और मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो हमने जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस मान लिया सेंटर ऑफ डायपोल से R। क्वेश्चंस में आपको सेंटर ऑफ डायपोल रेफर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप आपको क्वेश्चन वो देंगे कि P पॉइंट के ऊपर आप फील्ड निकालो, तो वो सीधा बोलेंगे पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी डायपोल। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि जब भी डिस्टेंस डायपोल से दिया होता है वो हमेशा उसके सेंटर से होता है। तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हमने दोनों के फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर ली। हमें पता है जिस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड निकालना होता है, हमें ये माइनस क्यू चार्ज दिया था, ये प्लस क्यू चार्ज दिया था, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जहाँ पे हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं वहाँ पे हमने हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता है। तो एज अ रिज़ल्ट ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये वाला चार्ज इसे अपने से दूर रिपेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट P के पास होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो लार्ज है और दूसरे की स्ट्रेंथ कम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, हमें पता है जब भी 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं और कोलिनियर होते हैं तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट होता है लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। तो सिंपली इस सिचुएशन में वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B
माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। तो अभी हमने करना सिर्फ क्या है, ई बी और ई ए की वैल्यूज़ को निकालना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस तरफ लार्जर वेक्टर है, यानी कि जो नेट फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। और क्लियरली ये डायरेक्शन जो है वो पी वेक्टर के सेम है। ई और पी जो होंगे इस सिचुएशन में वो पैरेलल होंगे, सेम ही डायरेक्शन में होंगे। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, दोनों की फील्ड की वैल्यू फाइंड करके रिजल्टेंट फील्ड को फाइंड करना है। सो लेट अस बिगिन। सो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये हमारे पास ई बी और ई ए की वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी हमने क्या करना है, वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड। उससे पहले हम ई ए और ई बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, जो माइनस क्यू है सबसे पहले हम उसका फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसका फील्ड जो है दैट इज़ इक्वल टू ई बी, उसकी वैल्यू हमने मान ली ई बी। तो जो ई बी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बी से जो डिस्टेंस है, सॉरी बी पॉइंट के ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज मान रखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, वो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इतना है। तो ये क्लियरली किसके बराबर है, आर माइनस एल। तो ये डिस्टेंस है आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, अब माइनस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं। माइनस क्यू पड़ा है ए पॉइंट के ऊपर, तो ई ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, उसका डिस्टेंस देखते हैं। उसका डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से इतना डिस्टेंस जो है वो आर है और ये डिस्टेंस जो है वो एल है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ऐड होके आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो ये आ गई ई ए की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फील्ड। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड विल बी, रिजल्टेंट फील्ड जब दो वेक्टर्स हैं, कोलिनियर हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो यहाँ पे लार्जर कौन सा है, ई बी माइनस ई ए। अब हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ई बी जो है वो कितना है, बेटे जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के और क्यू ये दोनों चीज़ें कॉमन है, बाहर आ जाएंगी। बाकी क्या बचेगा, स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, राइट। अब बेटे जब हमने इनका एलसीएम लेना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसके बाद इन्हीं टर्म्स को यहाँ पे ऊपर ले जाके हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या हैं, इट इज़ समथिंग लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दोनों के ऊपर स्क्वायर बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उनके ऊपर जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर हम कॉमन लिख लेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इट लुक्स लाइक। के इंटू क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी अभी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। जो दोनों का स्क्वायर था वो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस बनेगा साथ में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो ये जो नेगेटिव साइन है उसकी वजह से ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, और इसकी आर स्क्वायर एल स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन जो 2RL वाली टर्म्स हैं दोनों में वो ऐड हो जाएंगी, और ऐड होके उससे क्या रिजल्ट बनेगा वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फील्ड की, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फील्ड की दैट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म यहाँ पे के एज इट इज़ ही था,
क्यू भी यहीं पे था, और साथ में जो जो 2RL वाली टर्म्स थी दैट विल बी 2RL, और नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है Q2NL, जो Q इंटू 2L है इसको हमने ऑलरेडी एक नाम दे रखा है, दैट इज P, डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, K इंटू, सॉरी ये टर्म बनेगी 4, यहाँ पे 4 वाली टर्म बननी थी, तो 2 इंटू 2, 2 बार 2 आएगा, सो दैट विल बी K इंटू 2PR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग खुद इसको साथ साथ में सॉल्व करके देखिए, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्मॉल डायपोल के लिए। अगर हमारे पास डायपोल स्मॉल है, स्मॉल डायपोल कौन सा होता है, जिसके लिए जो आर की वैल्यू है बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू एल, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, और जो लेंथ ऑफ डायपोल है वो बहुत स्मॉल है। तो उस केस के लिए हमारे पास जो ई की वैल्यू आ जाएगी, तो उस केस में जो एल का स्क्वायर है वो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, तो ई बचेगा हमारे पास दिस वैल्यू 2PR डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर ये बन जाएगी आर की पावर 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो ई की वैल्यू बचेगी दैट विल बी इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे बन जाएगा 2P/r³। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। पॉइंट चार्ज के लिए जो E होता है वो इन्वर्सली आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, डायपोल के लिए ये इन्वर्सली r³ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मेजर डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स अगर वेक्टर फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिखना हो, ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर डालना है तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आया था वहाँ पे डायग्राम में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो P वेक्टर के पैरेलल था। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो दिस विल टर्न आउट टू बी दिस, राइट। जब भी मेरे पास एक वेक्टर इक्वेशन है जिसमें इस तरफ भी एक वेक्टर है और इस तरफ भी एक वेक्टर है और बीच में एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं। तो क्लियरली हमें पता लग गया एक्सियल लाइन के ऊपर E वेक्टर इज पैरेलल टू P वेक्टर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole on the axial line. Similarly next अभी हम देखेंगे for the electric field on the for a point on the equatorial line. equatorial line के लिए अभी हम देखेंगे। बेटे इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन कौन सी थी कि हमने डायपोल की लेंथ को दोनों तरफ एक्सटेंड किया और वही लाइन जो थी वो बन गई उसकी एक्सियल लाइन। अभी हम देखने लगे हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। नंबर 1 परपेंडिकुलर होगी, नंबर 2 वो डायपोल को बाइसेक्ट करेगी यानी कि पॉइंट O से क्रॉस करेगी, तो उस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। सो लेट अस बिगिन। वी आर कंसिडरिंग टू चार्जेस जस्ट लाइक दैट, प्लस Q माइनस Q, उनके बीच का डिस्टेंस उसी तरह से 2L हम सपोज करेंगे, और पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो 0 O है, और वहाँ से डिस्टेंस A और B का जो होगा दैट विल बी L ऑन ईच साइड। डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिया है वो हमने लिया है Q, और Q पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और उसका डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं R। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, प्लस Q और माइनस Q का फील्ड निकालना है Q पॉइंट के ऊपर और उसका रिजल्टेंट निकालना है। सो लेट अस सी हाउ डज इट गो। अब बेटे दोनों तरफ का ये जो डिस्टेंस है A से Q और Q से B, क्लियरली ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R² प्लस L² का स्क्वायर रूट। ये जो डिस्टेंस दोनों तरफ का होगा ये होगा ये, राइट। तो दोनों तरफ डिस्टेंस जो है Q पॉइंट का
पॉइंट जे प्लस क्यू और माइनस क्यू से वो बराबर है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का फील्ड क्यू पॉइंट के ऊपर इक्वल होगा, हालांकि डायरेक्शन सेम नहीं होगी। सो लेट अस सी व्हाट इज अबाउट द डायरेक्शन। ई ए जो होगा वो ए की तरफ होगा, क्योंकि वहाँ पे ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है जो क्यू वाले पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये दोनों फील्ड जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालेंगे क्यू पॉइंट से, एंड दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सो लेट अस गो फर्दर। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ई ए और ई बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में ही हमें पता होना चाहिए दोनों का एंगल। सो लेट अस सी, यहाँ पे जो टोटल एंगल है दोनों तरफ, नीचे से आप देख सकते हो ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन के दोनों एंगल हमें नज़र आ गए। तो दोज एंगल्स आर थीटा एंड थीटा, टोटल एंगल है 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए उससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लें। ये हम दो एक्सीज मान लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मेरे पास ई बी की वैल्यू है, ये ई ए की वैल्यू है, ये एंगल मुझे पता है थीटा। तो इस डायरेक्शन में दोनों के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और इस डायरेक्शन में दोनों के साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मुझे दोनों के कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है, देन आई कैन फाइंड आउट फर्दर। इस तरफ आ जाएगा इसका ई ए साइन थीटा, इस तरफ आ जाएगा ई बी साइन थीटा, इस तरफ आ जाएंगे ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। क्लियरली हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ई ए और ई बी की वैल्यू सेम होगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि ई ए और ई बी फाइंड करने के लिए जो हमने चार्जेस लेने हैं, दोनों चार्जेस भी बराबर हैं और दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं वो भी बराबर हैं। तो एज अ रिज़ल्ट दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बराबर होगी। तो एज अ रिज़ल्ट जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट जो ऐड होके हमें रिजल्टेंट वैल्यू बताएंगे फील्ड की। सो फॉर डूइंग दैट सबसे पहले अभी हम फील्ड फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल फील्ड्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, सबसे पहले हम जो प्लस क्यू चार्ज है उसका फील्ड निकालते हैं, उसको हम नाम देते हैं ई बी। ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू का निकालेंगे ई ए, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का फील्ड जो है वो क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज की वैल्यू भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में भी देखा होगा, हमने चार्ज का साइन नहीं कंसिडर किया जब भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। उसका रीज़न क्या है, जो उनके साइन है वो ऑलरेडी डायरेक्शन के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी, रिजॉल्व कर दिया। देयरफॉर जो साइन कंपोनेंट्स हैं, साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल एंड cos theta components add up। therefore जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा। लेकिन जो ई ए है और ई बी है वैल्यू तो दोनों की बराबर हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो नेट ई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ई ए कॉस थीटा। चाहे ट्वाइस ई बी लिख दो चाहे ट्वाइस ई ए लिख दो, बोथ वेज दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस
ई ए या ई बी दोनों की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन ये है इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये साइड आर है और ये साइड जो है और जो नीचे वाली साइड है वो कितनी है, एल है। तो हमें पता है जो कॉस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका स्क्वायर रूट है, आप लिख सकते हो पावर है हाफ, राइट। अब इसकी पावर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है हाफ, तो दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो मल्टीप्लाई होके वहाँ पे क्या बन जाएगा, पावर 3/2। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमारे पास बनी थी ट्वाइस के क्यू, नीचे वाली टर्म बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में यहाँ पे एक आ जाएगा एल। तो स्टूडेंट्स अगेन यू कैन सी 2l इंटू क्यू, ये टर्म जो है ये फिर से क्या बन जाएगी p, तो e की वैल्यू बन जाएगी इट विल बी k इंटू p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट फील्ड। अगर इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, नेट रिजल्टेंट फील्ड आया था इस डायरेक्शन में और जो P था वो इस डायरेक्शन में था। तो क्लियरली जो E और P है ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, इट विल टर्न आउट टू बी, देयर विल बी अ नेगेटिव साइन हियर, K इंटू P वेक्टर पावर 3/2। और स्मॉल डायपोल के लिए क्या होता है, जो L है वेरी लेस देन R है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो जो फील्ड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड में लिख रही हूँ मैं सिर्फ, के की वैल्यू हम डाल देते हैं 1/4πε0, पी एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा आर का क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे एक्सियल लाइन वाले फील्ड के साथ कंपेयर करते हो तो हमें क्या नज़र आता है कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो फील्ड था स्मॉल डायपोल के लिए, उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन वाले फील्ड की वैल्यू से डबल है, राइट। फॉर दी स्मॉल डायपोल एक्सियल लाइन के फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन वाले फील्ड की वैल्यू से डबल है। दोनों ही फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हैं, दोनों ही फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हैं, लेकिन जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो एक्सियल लाइन में डबल है। सेकेंडली जो आपने कंपेयर करना है पॉइंट चार्ज के साथ, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड था वो इन्वर्सली आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता था, जबकि डायपोल के लिए वो इन्वर्सली आर क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि डायपोल के केस में जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूर लेके जाएंगे तो फील्ड ज़्यादा रैपिडली फॉल करेगा एज कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। सो लेट अस नाउ बिगिन विद सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं बेटे उसके हिंट्स दूंगी इसके आगे मैं आपको। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कंसिडर। So first one is 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude this and this respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the fields at point A, B and C as shown in figure. यहाँ पे बेटे I'll draw the figure. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्जेस पड़े हैं आपके पास Q1 एंड Q2। एक यहाँ पे है 10 की पावर -8 है और एक यहाँ पे है -10 की पावर -8 है। डायग्राम आपकी असाइनमेंट में दिया होगा, आप उस असाइनमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, वो 3 पॉइंट्स जो उन्होंने लिए हुए थे वो कुछ इस तरह से थे। ये जो ट्राइंगल है इसकी लेंथ आपको दी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 0.1 मीटर है आई बिलीव वहाँ पे असाइनमेंट में। अदरवाइज़ यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए मैं कुछ भी मान सकती हूँ।
तो यहाँ पे मेरे पास ये हर जगह पे डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर मैं मान रही हूँ। जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ABC, दे आर समथिंग लाइक दिस। एक पॉइंट A ये है, एक पॉइंट B ये है जो इसका बाइसेक्टर है इस साइड नीचे वाली साइड का, और एक पॉइंट C जो मैंने लिया हुआ है वो यहाँ पे कहीं पे लिया है, दिस इज़ पॉइंट C। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। तो बेटे यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंट C जो है वो एक्सियल लाइन पे है, पॉइंट A जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, और पॉइंट B जो है वो मिडल ऑफ द डायपोल के ऊपर है। तो आपने रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है। रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो आपने दोनों चार्जेस के फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद आपने उसका रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग दी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर बेटे मैं C पॉइंट की बात करूँ तो C पॉइंट के ऊपर जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे अपने से दूर रिपेल करेगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से आपको दिया होगा, जितना भी दिया है वो डिस्टेंस आप ले लोगे। तो उसके बाद इसका फील्ड पहले निकालोगे इस पॉइंट पे KQ/R² लगा के। उसके बाद इस पॉइंट इस चार्ज का वैल्यू आप निकालोगे। यहाँ तक डिस्टेंस 0.1 है, प्लस ये जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, और फिर से आप KQ/R² का फॉर्मूला लगाओगे। इसका फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू पहले फील्ड से कम आएगी। मैं इसको E1 बोल देती हूँ, इसको E2 बोल देती हूँ। तो C पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। सिमिलरली जब आप B पॉइंट पे जाओगे तो वहाँ पे ये वाला चार्ज इसे इस तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों ही चार्जेस का डिस्टेंस B पॉइंट से इक्वल है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी इक्वल है। तो यानी कि B पॉइंट के ऊपर जो दोनों फील्ड्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे। और अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले मुझे A पॉइंट से डिस्टेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं दोनों ही चार्जेस के। तो A पॉइंट से ये डिस्टेंस मुझे दिया ही हुआ है तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो A को ये वाला चार्ज जो है अपने से दूर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए किया, आप दोनों फील्ड की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद अगर चाहो तो आप यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो आप सिंपली ये दोनों के बीच का एंगल ले लो। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये एंगल जो होगा 60 होगा, और ये वाला एंगल भी 60 होगा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये वाला टोटल एंगल इट विल टर्न आउट टू बी 120। तो आप दोनों फील्ड जो हैं उनकी वैल्यू इंडिविजुअली निकालिए और उसके बाद 120 डिग्री का एंगल लेके उनके बीच में यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट, राइट। तो इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स के ऊपर फील्ड निकाल लोगे। सिंपली आपने करना क्या है बेटे, दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उनके बीच का एंगल देखना है। अगर कोलिनियर हैं, कोलिनियर और पैरेलल हैं जैसे कि B पॉइंट पे है तो उनको सिंपली ऐड कर देना है। अगर कोलिनियर हैं एंटी पैरेलल हैं जैसे कि पॉइंट C पे है तो उनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, लार्जर माइनस स्मॉलर। और अगर किसी और पॉइंट पे हैं तो या तो आपने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है या फिर रेजोल्यूशन को अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन पहला स्टेप वही रहेगा कि दोनों चार्जेस का फील्ड निकालो, और फील्ड निकालने के लिए आपको चाहिए चार्ज और आपको चाहिए डिस्टेंस, राइट। ओके, now come to second question. Two charges this and this are placed 5 mm apart. Determine the electric field at a point on the axis of dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge. तो यहाँ पे हम +N - 10 माइक्रोकूलम वाले एक डायपोल को कंसिडर कर रहे हैं। +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम ये है, और इसका डिस्टेंस हमें बताया हुआ है। ये बेटे 2L की वैल्यू है, ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जो ये 5 mm बताया है ये L की वैल्यू नहीं है, ये 2L की वैल्यू है। डिटर्मिन द फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड, इस साइड पे यहाँ पे कोई पॉइंट P आपको दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ डायपोल से वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये कहाँ से है, सेंटर से। ये डिस्टेंस आपको दिया है, यही डिस्टेंस आपको चाहिए होता है, डिस्टेंस R है ये।
तो आपने क्या फाइंड करना है, वहाँ पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटे दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के पहले इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड फाइंड कर लो और उसके बाद आप उनकी डायरेक्शन को देखते हुए ऐड कर दो। वन इज़ दैट ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है वो डायरेक्ट है, अगर आपको एक्सियल लाइन के फील्ड का फॉर्मूला लर्नड है तो आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करो, पी निकाल लो पहले q इंटू 2l लगा के, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2pr अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो आपके पास एक्सियल लाइन वाला क्वेश्चन था उसका फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो। दूसरा है पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। ये बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। अभी जो पॉइंट Q है वो यहाँ पे है, ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पे उसी तरह से ये +10 है, ये -10 है और ये डिस्टेंस जो है ये आपको बताया हुआ है 15, राइट। तो यहाँ पे अगेन उसी तरीके से आप कर सकते हो जैसे हमने डेरिवेशन क्वेश्चंस किए हैं, या तो उसी को यूज़ करते हुए पहले आप इंडिविजुअल फील्ड्स निकाल लो और उसके बाद उनके कंपोनेंट्स से रिजॉल्व करके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। वन इज़ दैट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप पी की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद डायरेक्टली जो इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला था उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। Now come to question 3. A system has two charges, this and this, located at points this and this respectively. What is the total charge and dipole moment of the system? बेटे यहाँ पे टोटल चार्ज तो आपको नज़र आ ही रहा है, दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। एज अ रिजल्ट जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी 0। और अगर हम बात करें डायपोल मूवमेंट की तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो पॉइंट A है दैट इज़ ऑन नेगेटिव z एक्सिस एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ओरिजिन। जो -15 वाला सेंटीमीटर वाली लोकेशन है, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो नेगेटिव z एक्सिस इस तरफ होगी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन है। तो जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे पड़ा है -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और जो दूसरा पॉइंट है वो इधर पड़ा है +15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्लियरली इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो यही डिस्टेंस जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो लेंथ ऑफ डायपोल हमें पता लग गई है, चार्जेस हमें ऑलरेडी पता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, अभी हम Q इंटू 2L यहाँ पे क्या होगा 30 सेंटीमीटर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, एक दो साथ में रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप इस असाइनमेंट को बाय टुमारो मॉर्निंग यू कैन सबमिट इट बैक टू मी। और पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने टाइमली अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की थी, तो आई हैव मार्क्ड सबमिट असाइनमेंट नॉट सबमिटेड। तो इस बार दोबारा से ये नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने पहले भी नहीं किया फिर से नहीं करेंगे। मेक इट श्योर ऑल ऑफ यू सबमिट योर असाइनमेंट टाइमली। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।